नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म द ऑफिसर्स एकेडमी पर। आप सबके बीच में मैं डॉक्टर जितेंद्र पांडे। आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप सब जानते हैं कि दोपहर के 2 बजे हमारी जब क्लास लाइव होती है तो हम बात करते हैं बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए हिंदी विषय वस्तु की। जी हाँ, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए इस कक्षा का आयोजन किया जाता है जो कि बिहार में शिक्षक बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और चाहे वो प्राथमिक स्तर 1 to 5 की बात कर ले, 6 to 8 की बात कर ले, टीजीटी या पीजीटी, आप किसी भी लेवल के शिक्षक बनने की तैयारी करें, आपको हिंदी की विषय वस्तु का सामना करना पड़ेगा, यानी कि आपको हमारे बताए गए प्रश्नों का सहारा लेना ही पड़ेगा। इसलिए ये कक्षा आप सबके लिए उपयोगी है, जरूरी है। हम प्रतिदिन दोपहर के 2 बजे से 3 बजे तक आप सबके बीच में हिंदी के विषय वस्तु की चर्चा करते हैं। हम 30 से अधिक प्रश्नों की बात करते हैं। प्रयास ये करते हैं कि हर एक टॉपिक से एक प्रश्न आप सबके बीच में प्रस्तुत किया जाए और फिर उनका डिटेल एनालिसिस करने के बाद उत्तर बताया जाए। तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन की शुरुआत करेंगे प्रश्न संख्या 1 के साथ। आज के सेशन की शुरुआत करेंगे प्रश्न संख्या 1 के साथ। जो भी लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं उनका बहुत स्वागत है। जो अभी नहीं जुड़ पाए हैं उन तक वीडियो को शेयर कर लीजिए, उनको आमंत्रित कर लीजिए कि वो हमारे इस सेशन के साथ जुड़ जाएं। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और पहला प्रश्न आपसे यह पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है पहले तो ये देख लिया जाए। पहला प्रश्न हमसे पूछे मात्रा स्वर को क्या कहा जाता है। ध्यान रखिए, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं। एक विकल्प आपसे कह रहा है कि वर्ण कहते हैं, एक कह रहा रूप कहते हैं, एक कह रहा शब्द कहते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर करना है और यह प्रश्न मैं अपनी ऑफलाइन क्लास में करा चुका हूं। आप सबको बता चुका हूं। तो ऐसे अभ्यर्थी जो ऑफलाइन क्लास करते हैं वो बड़ी आसानी के साथ उत्तर दे पाएंगे। हालांकि उत्तर ऐसे अभ्यर्थी भी दे पाएंगे, ऐसे विद्यार्थी भी दे पाएंगे जो ऑनलाइन क्लास करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये प्रश्न मैं पहले करा चुका हूं तो उम्मीद करूंगा कि उनसे गलती नहीं होगी। कह रहा मात्रा स्वर को क्या कहते हैं। ध्यान रखिए, मात्रा का मतलब ये होता है, मात्रा का मतलब तो ऐसे समय होता है। मात्रा का मतलब क्या होता है, समय होता है। हम कहते हैं किसी वर्ण के उच्चारण में जो लगने वाला समय होता है ना, किसी वर्ण के उच्चारण में जो लगने वाला समय होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मात्रा कहते हैं। लेकिन यहां प्रश्न में पूछा गया कि मात्रा स्वर को क्या कहते हैं, तो मैं देख पा रहा हूं काफी सारे विद्यार्थियों का उत्तर ए विकल्प आ रहा है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ए उत्तर करने वाले विद्यार्थी अनुमान ज्यादा कर रहे हैं, विश्वास कम लगा रहे हैं। इस कारण से इन लोगों का उत्तर ए विकल्प आ रहा है, क्योंकि ये अनुमान में ज्यादा है, विश्वास में कम है। जबकि प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर क्या कहलाएगा, आपका समरूप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यह आपका समरूप कहलाएगा। जब आप भाषा विज्ञान की बात करने जाएंगे, किसकी बात करेंगे, जब भाषा विज्ञान की बात करने जाएंगे, यानी कि भाषा की उत्पत्ति कहां से होती है, तो आपको इस प्रकार की चीजों को वहां पर देखने, सुनने, समझने का मौका मिलता है। और वहीं से प्रश्न लिया गया है कि मात्रा स्वर को क्या कहते हैं, तो उसको हम समरूप ग्रेफीम कहते हैं। तो ऐसे में प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर क्या होगा, 1 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका बी विकल्प होगा। तो बताओ फिर शुरुआत कैसी लगी आप लोगों को, आज के प्रश्न की शुरुआत कैसे लगी। मुझे लगता है कि 99.99% लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर गलत किया था, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम अगले प्रश्न के साथ आते हैं। अगले प्रश्न पे आए इससे पहले आपको बता दें कि अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की ऑफलाइन कक्षा को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे ऑफलाइन सेंटर पे आइए, पीएन एंग्लो स्कूल के पास में, पारस कंपाउंड पटना, जहां पर सुबह 7 बजे से लेकर और 11 बजे तक, सुबह 7 बजे से लेकर 1:30 बजे तक, माफ कीजिएगा, ये एएम के बजाय पीएम कर लीजिएगा, 1:30 PM तक कक्षाओं का लगातार संचालन किया जा रहा है। बैच 20 तारीख से अनाउंस किया गया। अधिक जानकारी के लिए आप 9341644295 पे आप संपर्क कर सकते हैं। आप हमें इन नंबर पर संपर्क करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 2 की बात। किसकी बात करेंगे, प्रश्न संख्या 2 की बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि 2 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि मोहन आज घूमने जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आज घूमने जाए, कल घूमने जाए, मोहन की जब इच्छा हो मोहन तब घूमने जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर आपत्ति कहां पर है कि यहां पे एक विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है और वह आपसे पूछ रहा है कि जिस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है आखिर वह विराम चिन्ह किस चीज का है, या उस विराम चिन्ह को क्या नाम दिया गया है। कह रहे हैं कि मोहन आज घूमने जाएगा। क्या किया जाएगा, मोहन जो है वह आज घूमने जाएगा। लेकिन यहां पर जो चिन्ह दिया गया, क्या वह प्रश्नवाचक चिन्ह है, पूर्ण विराम है, अर्ध विराम है, या फिर आपका अल्प विराम है। तो मैं आपको बताऊं कि जब प्रश्नवाचक की बात किया जाएगा तो जहां भी वाक्य में क्या किया जाए, प्रश्न किया जाएगा, वह आपका प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। और प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर इस प्रकार का चिन्ह आपको देखने को मिलता है। जैसे मैं ये कह दूं, क्या मोहन आज घूमने जाएगा, क्या मोहन आज घूमने जाएगा। अब हमने क्या प्रश्न
वाचक शब्द का प्रयोग कर लिया, इसका मतलब है कि हम आपसे उत्तर की अपेक्षा कर रहे हैं, और जब हम उत्तर की अपेक्षा में, उत्तर की उम्मीद में आपसे कोई प्रश्न पूछेंगे तो सही उत्तर हमारा होगा कि भाई आपने प्रश्नवाचक किया है। बहरहाल यहां कोई प्रश्न किया नहीं गया है तो प्रश्नवाचक आपका होगा नहीं। यहां पर क्या किया गया, यहां पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया, जिस चिन्ह का प्रयोग किया गया है वह आपका क्या कहलाएगा, वह आपका पूर्ण विराम कहलाएगा। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर आखिर पूर्ण विराम का चिन्ह कब लगाते हैं, तो पूर्ण विराम का चिन्ह वहां पर लगाते हैं जहां पर आपके विचारों की लय क्या हो जाए, विचारों की तार टूट जाए, विचारों के तार क्या हो जाए, विचारों के तार आपके टूट जाए, विचारों के तार टूट जाए, आपके भावों की अभिव्यक्ति क्या हो जाए, पूरी हो जाए, और वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, वहां पर हम प्रयोग करते हैं पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। पूर्ण विराम ऐसे खड़ी डंडी हम लगाते हैं, ये हमारा पूर्ण विराम का चिन्ह होता है। इसके अर्ध विराम की बात करें तो एक बिंदी होता है, नीचे आपका कॉमा होता है, ये अर्ध विराम होता है। केवल कॉमा लगा दिया जाए तो ये आपका क्या होता है, अल्प विराम होता है। ऐसे में प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो याद रखिएगा 2 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा बी विकल्प हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, बी विकल्प हो जाएगा। सभी को क्लियर है? एक बार कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और मुझे कमेंट करके बताएंगे यहां तक, यानी कि प्रश्न संख्या 2 तक सारी बातें क्लियर है, हम अगले प्रश्न पर चल सकते हैं। एक बार कमेंट कीजिए सब लोग कि यस सर अगले प्रश्न पे चल सकते हैं, अगले प्रश्न पे चला जाए, फिर हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 की ओर। एक बार कमेंट करेंगे सभी लोग, फिर हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 की ओर। चलिए प्रश्न संख्या 3 की ओर आएंगे। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को क्या करना है, शुद्ध शब्द को पहचानना है। क्या करना है, शुद्ध शब्द को पहचानना है। क्या कि इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। देखिए, एक आपसे कह रहा है कि आशीर्वाद लिखा है, एक आजीविका लिखा है, अध्ययन लिखा है और उन्हीं लिखा है। बताइए कि इन चारों में से आखिर सही उत्तर कौन सा है, यानी कि किसकी वर्तनी शुद्ध रूप से लिखा गया है, यह आपको बताना है। यह आपको बताना है कि आखिर किसकी वर्तनी शुद्ध रूप से लिखा गया है। देखो, आशीर्वाद दिया गया है। अब कुछ लोगों को लगेगा आशीर्वाद सही है, कुछ लोगों को लगेगा कि आजीविका सही लिखा है, कुछ लोगों को अध्ययन सही लगेगा, कुछ लोगों को उन्हीं। पर हमें लगने में नहीं जाना है, हमें होने में जाना है। होने का मतलब है कि जो सही है हमें वो चुनना है। होने को तो कुछ भी हो सकता है, पर हमें कुछ भी हो सकता है इस विषय में बात नहीं करनी है। हमें बात करनी कि आखिर सही उत्तर क्या है। तो जब हमें आपको इस विषय में बात करने के सही उत्तर क्या है, तो देखो कह रहे आशीर्वाद। अब कई सारे विद्यार्थियों का कमेंट देख पा रहा हूं ए विकल्प कर रहे हैं, पर बच्चे ए विकल्प नहीं होगा, क्योंकि आशीर्वाद क्या लिखा गया, आशीर्वाद गलत लिखा। कैसे आशीर्वाद गलत लिखा गया है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो रेफ लगा हुआ है ना, क्या लगा हुआ है, ये जो रेफ लगा हुआ है ना, रेफ कहां हम बनाते हैं, जिस वर्ण का उच्चारण के बाद प्रोनाउंसिएट होता है उसके अगले पर लगता है, ना कि एग्जैक्ट उसी पर। आशीर, सा के बाद रा का उच्चारण हो रहा है तो ऐसा नहीं कि सा पर ही लग जाए, अगले पर लगेगा। तो आशीर्वाद लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, आशीर्वाद लिखते हैं। आशीर्वाद ऐसे लिखा जाएगा, तभी आपका क्या होगा, तभी आपका शुद्ध होगा। अन्यथा आपका क्या है, अन्यथा ये आपका गलत दिया गया है। ठीक है। दूसरा देखो, आजीविका आपका बिल्कुल सही लिखा गया है। आजीविका जो लिखा गया है बिल्कुल सही लिखा गया है। अध्ययन, अध्ययन लिखा है, यह गलत है, यह आपका अध्ययन होता है। क्या होता है, अध्ययन होता है। ध्यान रखेंगे क्या होता है, अध्ययन आपका सही होता है। और ऊनी नहीं होता है, ध्यान रखेंगे ऊनी होता है। क्या होता है, ऊनी होता है, क्योंकि सर्दियों का समय चल रहा है। बहरहाल अब तो सर्दियां लगभग समाप्त होने को है, पर ऊनी यानी कि दीर्घ ऊ का प्रयोग करते हैं। ऊनी लिखने में दीर्घ ऊ का प्रयोग करेंगे। अब आपका सही उत्तर क्या होगा, सब 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बी विकल्प हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, इस बार टीआरई 4.0 में कौन कौन एग्जाम को क्रैक करने चला जा, देखूं कि कौन कौन से लोग पूरी तरह तैयार हैं कि टीआरई 4.0 जब होगा तो हम सिलेक्शन प्राप्त करेंगे। इस बात को लेकर कितने लोग दृढ़ हैं, जरा कमेंट करके मुझे बताएं। कल अपने लोगों के यहाँ वसंत पंचमी यानी कि सरस्वती मां सरस्वती का पूजन कार्यक्रम है, तो आप सबके लिए दुआएं की जाएंगी, आप सबके लिए प्रार्थना की जाएगी और सबके ऊपर आशीर्वाद भी बनेगा। लेकिन प्रयासों के सापेक्ष ही आशीर्वाद बनता है। जितना आप प्रयास करेंगे उसी के सापेक्ष आपके ऊपर आशीर्वाद फलीभूत होगा। लेकिन एक बार सब लोग कमेंट जरूर करके बताइएगा कि कौन कौन लोग टीआरई 4.0 के लिए, क्या बात है भाई, इसका मतलब कि हजारों हजार की संख्या को इस बार हम और ज्यादा बड़ा करने वाले। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, लेकिन आप बता दीजिए कौन कौन लोग टीआरई 4.0 के लिए बिल्कुल तैयार हैं। कमेंट मुझे दिख रहा है, संध्या है, हेमलता है और सर्चना है, विकी, रानी, श्वेता, आराधना, अपराजिता, पुष्पा, और ये कौन है भाई,
आराध्या, प्रतिज्ञा, ललिता, सुधा, निर्मला, सुरेश, चांदनी, अंकिता और कुमारी रीता, गुड़िया, विकास, रुचि, रेनू, राहुल, रिंकू, चुन्नी कुमारी, सरगम, श्रद्धा कुमारी, सब लोग तैयार, बहुत बढ़िया। चलिए आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कहते विद्यार्थी किसका उदाहरण है? विद्यार्थी दिया गया है और आपसे क्या पूछा गया है? आपसे संधि पूछा गया है। क्या पूछा गया है? विद्यार्थी में आपसे संधि पूछा गया है। क्या कि विद्यार्थी में कौन सी संधि है? काफी सारे विद्यार्थी, दिव्या, कंचन, विकास और मुद्रिका, अलका, ये सब लोग भी बिल्कुल तैयार है। बिट्टू, अंश, भाई सबके नाम नहीं पढ़ पाऊंगा, क्षमा चाहता हूं, पर जो भी मतलब सब लोग तैयार है, बिल्कुल इसमें कोई संशय नहीं है। विद्यार्थी में उदाहरण पूछा है किस संधि का है? वृद्ध स्वर संधि की बात कर, गुण स्वर संधि की बात करें, व्यंजन की बात करें और दीर्घ स्वर की बात करें। आज ही हमने आपको बताया है अपने एक ऑफलाइन क्लास में, आज हमने बताया कि आखिर हम दीर्घ स्वर संधि को कैसे पहचानते हैं। तो दीर्घ स्वर संधि में ध्यान रखिएगा, जब भी वृद्धि की बात किया जाएगा तो वृद्धि में आपको क्या मिलता है? वृद्धि में आपको अ की मात्रा दिखती, क्या दिखेगी? अ की मात्रा दिखेगी और आपको औ की मात्रा, अ औ दिखेगा तो क्या कहलाएगा? अगर इनकी मात्रा दिखता है किसी शब्द में तो वो आपका वृद्धि स्वर संधि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वृद्धि। गुण की बात कर ले, गुण में हमने आपको बताया ए की मात्रा दिखेगी, ए ओ की मात्रा दिखेगी, अर दिखेगा और अल दिखेगा। अल तो बहुत कम दिखता है, सामान्यतः ये संस्कृत में दिखता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है। आपको ए ओ अर दिख जाए तो क्या हो जाएगा? गुण स्वर संधि हो जाएगा। व्यंजन में तो आप जानते हैं कि आधा, व्यंजन का मतलब आधा वर्ण अगर दिख जाए तो सामान्यतः वो आपका होगा। दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है कि आपको आ की मात्रा दिखता है, ई की मात्रा दिखता है और ऊ की मात्रा दिखता है। मात्रा आ ई ऊ का दिख जाए तो पहचान जाइए कि वो क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। अब विद्यार्थी की अगर मैं बात कर लूं तो बताना जरा, विद्या क्या है? विद्या प्लस अर्थी, अर्थी का मतलब होता है चाहने वाला। अब ये विद्या को चाहने वाला का मतलब जो विद्या ज्ञान को जो चाहता है ना, जो ज्ञान का इच्छुक हो, जो ज्ञान का पिपासु हो, उसके लिए हम विद्यार्थी शब्द का प्रयोग करेंगे। और ध्यान रखिएगा, विद्यार्थी और अर्थी को जब जोड़ेंगे तो विद्या में आपको क्या मिलेगा? यहां पे आपको दीर्घ आ मिलेगा, यहां पे आपको आ मिलेगा। आप जानते हैं कि दीर्घ आ और आ दोनों जुड़ के क्या बनते हैं? आपके दीर्घ आ ही बनेंगे। ऐसे में विद्या और अर्थी दोनों जुड़ करके क्या बन जाता है? आपका दोनों जुड़ करके आपका विद्यार्थी बन जाता है। तो आपका सही शब्द विद्यार्थी है और संधि क्या होगी? यह आपकी होगी दीर्घ स्वर संधि होगी। अच्छा जरा मुझे बताओ कि दीर्घ स्वर संधि का सूत्र क्या होता है? दीर्घ स्वर संधि का सूत्र क्या होता है? जरा मुझे ये बताओ, क्या बताना है? दीर्घ स्वर संधि का सूत्र क्या होता है? मुझे कमेंट करके बताइए कि दीर्घ स्वर संधि का सूत्र क्या होता है। कोई विद्यार्थी आप में से कमेंट कर सकता है, कोई बता सकता है कि दीर्घ स्वर संधि का सूत्र क्या होता है? बताएं, कोई बता सकता है कि दीर्घ स्वर संधि का सूत्र क्या होता है? मैंने क्लास में कई बार इस चीज को लेकर चर्चा किया है कि दीर्घ स्वर संधि का सूत्र क्या होता है। चलिए कमेंट कर दिए एक बार दीर्घ स्वर संधि का सूत्र, इसके बाद अगले प्रश्न पे आ जाएंगे। हम अगले प्रश्न पे इसके बाद आ जाएंगे। चलिए बात करेंगे प्रश्न संख्या 5 की बात करें। किसकी बात करें? 5 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। दीर्घ स्वर संधि का सूत्र अकः सवर्णे दीर्घ क्या होता है? याद रखिएगा, दीर्घ स्वर संधि का सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घ। वैसे इसको हम संस्कृत के अंतर्गत प्रयोग करते हैं, पर कोई बात नहीं, हिंदी में अगर आप याद रखें कोई समस्या नहीं है। समान वर्ण आने पर, समान वर्ण आने पर क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा, अकः सवर्णे दीर्घ हो जाएगा। अब कह रहे कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? जरा बताओ कर्मधारय समास का उदाहरण क्या है? एक आपसे कह रहा है, एक विकल्प कह रहा है कि राजकुमार, पीतांबर, कला श्रेष्ठ, गृह प्रवेश। बताएं, आपको बताना है कि कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है। तो कर्मधारय समास के विषय में पहले आपको बता दूं, कर्मधारय समास वह समास होता है, कर्मधारय समास वह समास होता है जिसमें विशेषण विशेष से संबंध पाया, जिसके दोनों पदों में क्या पाता है? विशेषण विशेष संबंध पाया जाता है। क्या पाता है? विशेषण विशेष संबंध पाया जाता है। और ध्यान रखिएगा, विशेषण वह होता है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। जो क्या कहता है? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, वह विशेषण कहलाता है। और जिन शब्दों की जिनकी विशेषता बताई जाती है वह आपके विशेष कहलाते हैं। वे क्या कहलाएंगे? विशेष कहलाएंगे, जिनकी विशेषता बताई जाएगी। और जिन जिन शब्दों की सहायता से विशेषता संज्ञा सर्वनाम की बताई जाएगी वह आपके विशेषण कहलाते हैं। अब बात करें राजकुमार, तो राजकुमार का पहले विग्रह कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? राजकुमार का पहले विग्रह कर लेते हैं। तो राजकुमार का मतलब है कि राजा का कुमार, राजा का कुमार या राजा का कुमार। फिर पीतांबर की बात करें तो पीला है अंबर जिसका, ठीक है, पीला है अंबर, पीला है अंबर, चाहे हम ऐसे कह लें
पीतांबर यहां पे दिया गया पीला है अंबर या पीला अंबर कह लें, ठीक है, पीला है अंबर कह लें या पीला अंबर, दोनों प्रकार से ये जो पीतांबर शब्द है कुछ जगहों पे माना गया कि पीतांबर आपका बहुव्रीहि में आता है, कुछ जगहों पे ये माना गया कि पीतांबर जो है ये आपका कर्णधारय के अंतर्गत आता है। दोनों जगहों पे ध्यान रखिएगा। पीला है अंबर जिसका अगर हम ऐसे कर लेंगे इसका मतलब श्री कृष्ण की बात कर लेगा, अगर श्री कृष्ण की बात कर लेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, तब यह आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ऐसी दशा में बहुव्रीहि हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर हम पीला अंबर की केवल बात करें, किसकी बात करें, हम बात करें पीला अंबर की बात कर लें, अगर हम आकाश के पीला होने की बात कर लें, पीला अंबर की बात कर लें, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, तब आपका कर्णधारय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तब आपका कर्णधारय हो जाएगा। अब बात करें कला श्रेष्ठ, तो इसका विग्रह करेंगे तो आपको मिलेगा कला में श्रेष्ठ। क्या है, कला में श्रेष्ठ जो है उसको कला श्रेष्ठ कहेंगे। गृह में प्रवेश है, गृह में प्रवेश की बात करेंगे तो गृह में प्रवेश भी आपका क्या हो जाएगा, बाकी के तीनों आपके तत्पुरुष हैं। ये राजकुमार जो है ये आपका संबंध तत्पुरुष, ये कैसा समास है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका संबंध तत्पुरुष समास की श्रेणी में आ जाएगा। कहां पे आ जाएगा, ये आपका संबंध तत्पुरुष में आ जाएगा। और कला श्रेष्ठ और गृह प्रवेश जो है ना, कला श्रेष्ठ और गृह प्रवेश जो है ये कहां पे आ जाएंगे, ये दोनों आपके किस में आ जाएंगे, ये आपके अधिकरण तत्पुरुष में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, ये दोनों आपके अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण हो जाएगा। किसका उदाहरण हो जाएंगे, अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण हो जाएंगे। ठीक, तो ध्यान रखिएगा यहां पर प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर क्या होगा, 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका कर्णधारय हो जाएगा। पीतांबर में कर्णधारय समास यहां पे पूछा जाएगा। हालांकि कुछ जगहों पे आपको पीतांबर में आपको बहुव्रीहि भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन दिए गए प्रश्न में विकल्प के आधार पर हम क्या बताएंगे, कर्णधारय बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, अगले प्रश्न की बात करें। एक बार सब लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगले प्रश्न पे हम लोग मूव ऑन करते हैं। क्या निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है। तो आप जानते हैं सर, आप जानते हैं कि कई बार आपसे बताया गया है, कई बार आपसे बताया गया, क्या बताया गया है कि जब हम शब्दों की बात करेंगे तो शब्दों में उत्पत्ति के आधार पर, क्या शब्दों में उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द है ना, किस आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द है, किस आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द है उनको 4 श्रेणियों में बांटा गया है। कितने श्रेणियों में, 4 श्रेणियों में बांटा गया है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को। अब वो 4 श्रेणियां कौन कौन सी है, ध्यान रखना है, ध्यान रखना है। पहले क्या है, एक को हम कहते हैं, एक हमारे होते तत्सम शब्द होते हैं। कैसे होते हैं, तत्सम होते हैं। दूसरे क्या होते हैं, दूसरे हमारे तद्भव होते हैं। क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। तीसरे जो है उनको हम देशज शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। और चौथे जो होते हैं उनको विदेशी कहा जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, विदेशी कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, तत्सम शब्द वे होते हैं संस्कृत के शब्दों का, संस्कृत के शब्दों का सीधे हिंदी में प्रयोग कर लेना है, क्या कहलाएगा, यह तत्सम कहलाएगा। याद रखिएगा कि संस्कृत के शब्द का, क्या, संस्कृत के शब्द का, संस्कृत के शब्द का सीधे, संस्कृत के शब्द का सीधे क्या करना, हिंदी में प्रयोग कर लेना, यह आपका क्या कहलाता है, हिंदी में अगर प्रयोग कर लेते तो यह आपका तत्सम कहलाएगा। तद्भव क्या होता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो हिंदी के शब्दों को जब विकसित करके हम क्या करते हैं, हिंदी के शब्दों को जब विकसित करके हम संस्कृत के शब्दों को विकसित करके हिंदी में प्रयोग करते, तद्भव होता है। देशज आप समझते हैं, देशी उत्पत्ति होती है, और विदेशज जो बाहर से आते हैं। आप ध्यान रखिएगा जो विकल्प दिया गया है उनमें जो पानिप दिया गया है ना, क्या दिया गया, पानिप एक शब्द दिया गया है। देखो ये आपका पानिप जो है ना, ये तत्सम नहीं है, यह आपका तत्सम नहीं है। तो हम कहेंगे सब प्रश्न संख्या 1 जो है, प्रश्न संख्या 6 जो है, माफ कीजिए 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा सी विकल्प हो जाएगा। 6 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी विकल्प हो जाएगा। क्लियर है सभी को, प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी विकल्प हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की, 7 नंबर की बात करेंगे। कह रहे हैं अपव्यय का विलोम क्या होगा, क्या अपव्यय का विलोम आपसे पूछा गया है। तो हम सब जानते हैं कि विलोम का मतलब क्या होता है, विलोम का मतलब होता है उल्टा, विलोम का अर्थ होता है उल्टा, यानी कि जो हमें क्या देता है, जो हमको विपरीत अर्थ देता है। क्या देता है, जो हमें क्या कहता है, विपरीत अर्थ देता है, उसको हम क्या कहते हैं, विलोम कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, कह रहा अल्पव्यय, कह रहा अल्पव्यय, हमें क्या बताना था, हमें अपव्यय बताना था। क्या होता है, अपव्यय का विलोम बताना था। तो पहले तो हम ये तो जान लेना कि अपव्यय का अर्थ क्या होता है। तो ध्यान दीजिए बच्चे, अपव्यय शब्द जो ना, अपव्यय का अर्थ होता है अधिक खर्च। अपव्यय का अर्थ क्या होता है, अधिक खर्च करने वाला जो व्यक्ति होता है, या जो आवश्यकता से अधिक खर्च करता है, उसको अपव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं,
आवश्यकता से अधिक खर्च को, आवश्यकता से अधिक खर्च को हम क्या कहते हैं, अपव्यय कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब क्या करना है, आपको कम खर्च करना है। तो कम खर्च में क्या होता है, मितव्यय हो जाएगा। मितव्यय का मतलब होता है, मितव्यय का मतलब तो कम खर्च, कि भाई हमारा मित्र तो बड़ा मितव्ययी है, हमारा मित्र तो बड़ा मितव्ययी है, कम खर्च मितव्ययी। अच्छा, अगर आवश्यकता से भी कम खर्च कर दे तब क्या हो जाएगा, तो उसको कंजूस कहेंगे। क्या कहेंगे, कंजूस कहेंगे। बहरहाल तो यहां पर सही उत्तर 7 नंबर का क्या हो जाएगा, 7 का सही उत्तर आपका बी विकल्प हो जाएगा कि अपव्यय का जो विपरीत होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका मितव्यय हो जाएगा। ठीक है, व्यय दिया गया, व्यय का मतलब क्या, व्यय का मतलब खर्च होता है। व्यय का मतलब क्या होता है, खर्च होता है। अगर इसका विलोम हमसे पूछ ले तो ध्यान रखिए, इसका विलोम आय होता है। क्या होता है, आय। अच्छा, क्या होता है, आय होता है। ध्यान रखिएगा, व्यय का विलोम पूछा जाएगा तो व्यय का विलोम क्या होगा, व्यय का विलोम होगा खर्च होगा। माफ कीजिए, व्यय का विलोम क्या होगा, आय होगा, क्योंकि व्यय का अर्थ क्या होता है, व्यय का अर्थ होता है खर्च। अब व्यय का विलोम आय होगा, लेकिन आपको बताना कि आय का, बताना आपको आय कैसा शब्द है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, जरा बताओ, पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है, बताओ जरा। ये आय एक शब्द हमने लिखा, आय कैसा है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, मुझे कमेंट करके बताओ कि आय जो है ये पुल्लिंग शब्द है या फिर स्त्रीलिंग शब्द है। मुझे देखना, आप लोगों को उत्तर देखना है कि आखिर आप लोग इसका क्या उत्तर करते हैं कि आय पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। देखते हैं सही उत्तर कौन कर रहा है। बताना है कि पुल्लिंग है स्त्रीलिंग। अच्छा, तो मनीषा कह रही पुल्लिंग है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पुल्लिंग है। अच्छा, उन्होंने ऐसे याद कर लिया होगा ना कि आकार है ना, अकारांत जो है अंत में छोटा आ रहा है, इस वजह से अकारांत होने की वजह से पुल्लिंग पहचान होंगे। नहीं, जहां हमने आपको अकारांत पुल्लिंग बताया था वहां एक अपवाद भी बताया था। अगर आपने ध्यान दिया होता तो हमने कहा था कि अकारांत पुल्लिंग होते हैं, पर उसमें एक अपवाद है। उसमें अपवाद यह है कि आय होती है। आय क्या है, आय होती है, और पहले भी बता चुका हूं आय शब्द क्या है, आय शब्द स्त्रीलिंग है। आय शब्द कैसा है, आय शब्द आपका स्त्रीलिंग है। ठीक है ना, हाँ, तो आय शब्द कैसा है, आय शब्द आपका स्त्रीलिंग है, ये हम पहले भी बताए थे। ठीक है, याद रखेंगे। अब 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा बी विकल्प हो गया है। आय शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, ये भी याद रखेंगे। चलिए, कह रहे कपड़ा का पर्याय बताइए। क्या, कपड़ा का बताना आपको पर्याय। पर्याय का मतलब यहां पर्यायवाची से कह रहे हैं कि कपड़ा एक शब्द दिया गया कपड़ा, और आपको क्या बताना है, इसका पर्यायवाची बताना है। कह रहे चलन होता है, वसन होता है, गगन होता है, जंगल होता है। बताइए, कपड़ा, कपड़ा का आपको पर्यायवाची बताना है। एक बालक को, यह प्रमोद कुमार किसी बालिका के लिए पूछ रहा है कि कहां से हो, क्या करोगे जान करके, बाबू पढ़ लो, है ना। कपड़ा का पर्याय बताइए। तो देखो, चलन दिया गया, वसन दिया गया, गगन दिया गया और जंगल दिया गया। तो हम सब जानते हैं कि कपड़ा का जो पर्यायवाची क्या हो जाएगा, वसन हो जाएगा, है ना। वसन की बात कर ले, वस्त्र की बात कर ले, वस्त्र की बात कर ले, पट की बात कर ले, पट की बात कर ले, या फिर अंबर की बात कर ले, अंबर की बात कर ले, या फिर हम लोग चीर की बात कर ले। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब इसके पर्यायवाची है। ये सब क्या है, ये सब इसके पर्यायवाची, ये सब इसके क्या है, पर्यायवाची है। तो 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी विकल्प हो जाएगा। क्या, 8 का सही उत्तर आपका बी विकल्प हो जाएगा, वसन। चलिए, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न जो है वो 8 नंबर का प्रश्न है, और 9 नंबर का, जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। मतलब कोई ऐसा हिस्सा, कोई ऐसा शब्दांश, कोई ऐसा शब्द जिसका उपयोग अतिरिक्त अर्थ प्रदान करने के लिए, अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए किया जाता है, वह आपका क्या कहलाएगा। समान अधिकरण कहलाएगा, व्यधिकरण कहलाएगा, विस्मयादिबोधक कहलाएगा, या फिर आपका वो निपात कहलाएगा। 9 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए कि आखिर 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या होगा। चलिए, 9 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना, जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है, उसे क्या कहते हैं। समान अधिकरण कहेंगे, व्यधिकरण कहेंगे,
या विस्मयादिबोधक या निपात। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे को हम क्या कहते हैं, निपात कहते हैं। निपात क्या होते हैं, तो यह एक प्रकार के अव्यय होते हैं। याद रखिएगा, यह एक प्रकार के क्या होते हैं, यह एक प्रकार के, ये क्या होते हैं, यह एक प्रकार के अव्यय होते हैं। क्या होते हैं, ये एक प्रकार के अव्यय होते हैं निपात। जैसे हमने कहा वह आज भी आई थी। हमने कहा वह आज भी आई थी। हमने एक वाक्य का प्रयोग किया कि वह आज भी आई थी, तो वह आज भी आई थी। अब आज भी आई थी, ये जो भी का प्रयोग हमने किया है ना, किसका प्रयोग, हमने जो भी का प्रयोग किया है, ये क्या है, यह आपका निपात है। यह क्या है, ये आपका निपात है। देखो अगर ऐसे लिखा था वह आज आई थी, इसका मतलब पहले नहीं आ रही थी, इसका मतलब पहले नहीं आ रही थी, कि आज आई है। और जब ये कह दिया गया वह आज भी आई थी, इसका मतलब पहले भी आती रही और आज भी आई थी। तो ये एक्स्ट्रा मीनिंग आपको दे रहा है, अतिरिक्त भावार्थ आपको दे रहा है। ऐसे में 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर डी विकल्प हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 9 नंबर के बाद हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 10 की बात करें। एषणा का अर्थ क्या है, एषणा का अर्थ क्या है, यह आपको बताना है। एषणा का अर्थ आपको बताना है। एक विकल्प आपसे कह रहा है कि घृणा होता है, अनिच्छा होता है, अभिलाषा होता है, नन ऑफ दीज। ठीक है, कह रहा है एषणा का अर्थ क्या है, घृणा होता है, अनिच्छा होता है या फिर अभिलाषा होता है। 10 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको करना है। 10 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको करना है कि वह एषणा का अर्थ क्या होगा। तो एषणा का मतलब होता है अभिलाषा। क्या होता है, एषणा का अर्थ होता है अभिलाषा। आप सबको याद होगा पुष्प की अभिलाषा, याद है, क्या याद है, पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा एक कविता थी। जरा बताओ कि पुष्प की अभिलाषा जो कविता है, इसके रचयिता कौन है। पुष्प की अभिलाषा, इसके रचयिता कौन है। कविता के रचयिता होंगे, लेखक तो गद्य खंड के होते हैं या गद्यांश के होंगे, भाई कविता है तो उसके रचयिता होंगे। तो बताओ जरा मुझे कि पुष्प की अभिलाषा, चाह नहीं मैं सुनमाला के गहनों में गूथा जाऊं, ऐसे ना, पुष्प की अभिलाषा, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। पुष्प की अभिलाषा थी, पुष्प की अभिलाषा, इसके रचयिता राष्ट्रकवि माखनलाल चतुर्वेदी जी। बहुत बढ़िया, पुष्प की अभिलाषा जो है इसके जो रचयिता हैं और राष्ट्रकवि माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, तो अभिलाषा यहां पे हो जाएगा। 10 का सही उत्तर आपका सी विकल्प हो जाएगा। 10वें प्रश्न का सही उत्तर सी विकल्प हो जाएगा। पुष्प की अभिलाषा हमने बता दिया और यहां आपको बता दिया अभिलाषा एषणा का अर्थ है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। उसके पहले बता दें कि क्लास 6 to 8 की बात कर ले, अगर हम बात कर ले क्लास 6 to 8 की बात कर ले, क्लास 6 to 8 की बात कर ले, ऐसे में आपकी संस्था आपके लिए जो बैच संचालित कर रही है उसमें आपको केवल और केवल 999 रुपए में 999 में आपको कंप्लीट कोर्स उपलब्ध कराया जा रहा है। 5000 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट के, उसके साथ साथ आपको जो है, उसके साथ साथ आपको एनसीईआरटी के नोट्स भी उपलब्ध कराए जाएंगे, बिल्कुल नए प्रकार से डिजाइन किए गए। अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 11 की। प्रश्न संख्या 11 की बात करेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 11 का उत्तर करें। कह रहे सतर्कता शब्द का समानार्थी बताना, यानी कि आपको उस शब्द को चुनना है जो आपको वही अर्थ देगा जो कि सतर्कता देता है। कह रहे सतर्कता शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। उचित कह रहे हैं, समझदारी कह रहे हैं, मुस्तैदी कह रहे हैं, सार्थकता कह रहे हैं। आपको उस विकल्प का चयन करना है, उस विकल्प का चयन करना है जो बिल्कुल वही अर्थ दे जो अर्थ आपको क्या देता है, सतर्कता देता है। बताइए। बहुत गलत उत्तर करो भाई, क्या कर दिया आप लोगों ने, गजब कर दिया, गजब, है ना।
इक्को विद्यार्थी सही उत्तर नहीं किया, सब के सब गजब कर दिए भाई। समझदारी और सतर्कता दोनों एक ही अर्थ देगा आपको। किसने कह दिया? सतर्क होने का मतलब मुस्तैद होना। सतर्क होने का मतलब क्या है? मुस्तैद होना। हमने कहा हम पूरी सतर्कता से रखवाली कर रहे थे, फिर कहा उसने पूरी मुस्तैदी के साथ रखवाली कर रहा था। चाहे मुस्तैदी कहा जाए या सतर्कता कहा, ये दोनों एक अर्थ देते हैं भैया, ये दोनों एक अर्थ देते हैं। समझदारी इसमें से कहा जाएगा? इसमें समझदारी कहां से आ जाएगा भाई? गजब कर दिया आप लोग। तो भैया 11 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होना? 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका सी विकल्प होना। करेक्ट कर लेंगे सब लोग। प्रश्न का 11 का सही उत्तर सी विकल्प हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है जटिल का अर्थ आपको बताना है। क्या बताना है? जटिल का आपको अर्थ बताना है। दिया गया एक शब्द व्यर्थ दिया गया है, पेचीदा है, असंभव है, गंदा है। बताइए जटिल शब्द का अर्थ क्या होगा? जटिल शब्द का अर्थ क्या होगा? कह रहे व्यर्थ है। अच्छा व्यर्थ है, पेचीदा है, असंभव है, गंदा। आप उत्तर बताइए, साथ ही साथ आप मुझे ये बताइए कि आपको व्यर्थ शब्द में कौन सी संधि दिखाई पड़ती है? व्यर्थ शब्द में कौन सी संधि है? जरा मुझे ये बताओ कि व्यर्थ में कौन सी संधि है, ये भी बताओ। क्या कोई संधि है? अगर है तो कौन सी संधि है, जरा मुझे ये बताओ। व्यर्थ शब्द दिया गया है, अगर व्यर्थ में आपको कोई संधि दिखाई पड़ती है तो मुझे कमेंट करके बताओ कि व्यर्थ शब्द में कौन सी संधि है। फिलहाल यहां पे आप देखेंगे 12वें प्रश्न का सही उत्तर क्या है? पेचीदा हो जाएगा। कहिए आप बहुत जटिल काम, बहुत पेचीदा काम दे दिए हैं, बड़ी देर से मशक्कत कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है। तो चाहे जटिल कहा जाए, पेचीदा का है, दोनों बातें क्या है? दोनों बातें एक ही है। लेकिन अब प्रश्न यह है कि व्यर्थ शब्द में क्या कोई संधि है? व्यर्थ शब्द में क्या कोई संधि है? अगर संधि है तो कौन सी संधि है? कोई कह रहा है अयादि है, कोई कह रहा है व्यंजन है, कोई कह रहा है कि यण है, कोई दीर्घ बता रहा है। गजब है भाई आप लोग। सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखो व्यर्थ शब्द दिया गया ना, क्या शब्द दिया गया? व्यर्थ दिया गया है। व्यर्थ को हम क्या करेंगे? अलग कर लेंगे। व्यर्थ को क्या कर लेंगे? अलग कर लेंगे। आपको एक मिलेगा वी मिलेगा और दूसरा आपको मिलेगा अर्थ मिलेगा। क्या मिलेगा? वी और अर्थ मिलेगा। आप कहेंगे सर वी को कैसे अलग कर लिया? बच्चे वी को इसलिए अलग कर क्योंकि वी उपसर्ग है। वी क्या है? उपसर्ग है। और ध्यान रखिए वी उपसर्ग जो है ना, वी क्या है? आपका उपसर्ग है। वी क्या है? उपसर्ग है। और आप जानते हैं कि उपसर्ग का अपना अर्थ होता है। यही अगर पीछे होता है ना, अगर पीछे होता तब हम अलग नहीं करते। क्यों? क्योंकि प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता, तब नहीं अलग कर पाते। क्योंकि संधि को जब आप दो हिस्सों में तोड़ेंगे ना, संधि का जब विच्छेद करते हैं तो उसकी कंडीशन ये कि दोनों का अपना अर्थ निकलना चाहिए। ध्यान रखिएगा, संधि का जब आप विच्छेद करेंगे ना तो उसके जो दो पार्ट बनेंगे यानी कि दो हिस्से बनेंगे, उन दोनों हिस्सों का अपना अपना अर्थ निकलना चाहिए। दोनों हिस्सों का अपना अपना अर्थ निकलना चाहिए। अब देखो यहां पर हमने कहा व्यर्थ, व्यर्थ में वी को अलग कर लिया, अर्थ को अलग कर लिया। वी को अगर आप तोड़ेंगे तो आपको पता चले कि इसमें आधा व है और क्या है? आधा व और ई है। एक हिस्से में आपका ये हो जाएगा, दूसरे हिस्से में आपका आ हो जाएगा। अब मिलान क्या करना है? ई और आ का मिलान कर देना है। ई और आ का मिलान कर देना है। और आप जानते इको यच सूत्र बताते हैं यार स्वर संधि में, क्या इको यच कहते हैं? ई के बाद कोई असमान या भिन्न स्वर आ जाए, जो भी कह लीजिए, असमान कहिए या भिन्न कह लीजिए, तो आपको बताया है कि ई या ई आई यानी कि लघु ई या दीर्घ ई के बाद कोई आसमान या भिन्न स्वर आएगा तो ई किस में बदल जाएगा? या में बदल जाएगा। अब देखो ई और आ के मिलने से ये क्या बन गया? ये आपका या बन गया। और यहां से आ हट गया था, बचा क्या था? केवल था पर रेफ बचा था, तो था पर रेफ को उतार दिया क्योंकि वाह पर छोटी की मात्रा थी, इसमें से ई हमने अलग कर लिया तो वाह क्या बचा? आधा बचा। अब ये क्या बन गया? व्यर्थ बन गया। तो व्यर्थ में संधि पूछा जाए तो क्या बताइएगा? व्यर्थ में संधि बताइए यण स्वर संधि। क्या बताइएगा? यण स्वर संधि। इको यणच इसका सूत्र होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। 3 नंबर प्रश्न, 13 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। कह रहे अब्द शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? अब्द एक शब्द दिया गया, क्या? अब्द, और आपसे पूछा जा रहा है कि आपको इसका समभिन्नार्थक बताना है। समभिन्नार्थक मतलब है कि आपको वो बताना है जो सुनाई तो समान पड़े लेकिन अर्थ क्या दे? आपको अलग दे। अब ध्यान रखिए अब्द शब्द के दो अर्थ निकलते हैं। क्या अर्थ निकलता है? अब्द के दो अर्थ निकलते हैं, वही आपको बताना है कि गुरुजी अब्द का अर्थ क्या दिया गया है इसमें से। अब्द का अर्थ कौन सा इसमें से दिया गया है? एक कह रहा है कि वर्ष दिया गया है, स्त्री है, सूर्य है, इत्र है। बताइए तो इसमें से अब्द का अर्थ कौन सा है? तो अब्द का
अब्द के दो अर्थ निकलते, एक मैं बता दे रहा हूं, एक आप बता दे रहा है। अब्द के दो अर्थ निकलते, एक मैं बता दे रहा हूं, एक आप बता देना। अब्द का मतलब होता है बादल। अब्द का अर्थ क्या होता है? बादल। एक मैंने बता दिया, एक आप बता दो। एक मैंने बता दिया, एक आप बता दो। मैंने कहा अब्द का मतलब होता है बादल, और दूसरा अब्द का अर्थ क्या निकलता है, या अब्द का दूसरा अर्थ क्या निकलता है, ये आप बता दो। तो अब्द का दूसरा अर्थ निकलता है वर्ष निकलता है। क्या? वर्ष या साल। वर्ष या साल। ठीक है। अब आप सोचे कैसे याद करेंगे? शताब्दी सुना है? शताब्दी एक शब्द आपने सुना होगा। क्या? शताब्दी। आपने शब्द सुना है शताब्दी। अब शताब्दी को जब आप तोड़ेंगे ना, जब आप शताब्दी को तोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि शताब्दी में आप पीछे क्या आपको अब्दी दिख रहा है, पीछे आपको अब्दी दिख रहा है, और अब्दी में ई प्रत्यय लगा हुआ। गजब की बात है। देखो शताब्दी को अगर आप तोड़ेंगे ना, शताब्दी को क्या तोड़ेंगे, अगर तोड़ेंगे तो आपको पता चले सर इसमें एक शत है। क्या है? शत है और अब्दी है। क्या है? शत है और अब्दी है। अब्दी को भी अगर आप तोड़ेंगे तो कहेंगे सर अब्दी के भी दो हिस्से हैं, एक आपका अब्द है और दूसरा इसमें आपका ई प्रत्यय लगा हुआ है। और शत को आप तोड़ेंगे तो आप जानते हैं कि शत में आपको आधाता और आ मिलेगा। अब यहां से ये दोनों आ जुड़ करके क्या बन जाता है? दीर्घ आ बन जाता है। शताब्दी में पूछा जाए तो आप कहेंगे सर दीर्घ स्वर संधि है। क्या है? दीर्घ स्वर संधि। हम द ऑफिसर एकेडमी वाले हैं, हम क्या करते हैं, हम द ऑफिसर एकेडमी वाले हैं, हम शताब्दी या ऐसे शब्दों में भी आपको क्या कर देते हैं, हम ऐसे शब्दों में भी आपको संधि बना करके दिखा देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हम द ऑफिसर एकेडमी वाले हैं। तो यहां ध्यान दीजिए, अब्द का जो अर्थ हो जाएगा ये बादल हो जाएगा, और फिर आपका वर्ष या साल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका वर्ष या साल हो जाएगा। तो 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका ए विकल्प हो जाएगा। बात करेंगे 14 नंबर प्रश्न की बात करें। इस विद्यालय में दाखिल मिलना, दाखिल नहीं बल्कि दाखिला होना चाहिए था, तो इसको हम करेक्ट कर देते हैं। इस विद्यालय में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है। क्या है? इस विद्यालय में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है। रेखांकित मुहावरे का सही है। अब टेढ़ी खीर होना ये आपको कहा जाता है टेढ़ी खीर होना। ठीक है ना बाबू? अब्ज अलग होता है, जो भी है। कोई बालक कह रहा है अब्द, तो भैया अब्ज और अब्द दो अलग अलग चीजें हैं। हमने यहां अब्ज की बात नहीं की थी, हमने बात की थी अब्द की बात की। दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब्द का मतलब बादल होता है और अब्ज का मतलब कमल होता है। दोनों अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। अब्ज और अब्द दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब्ज का मतलब आपका कमल होता है और अब्द का मतलब बादल होता है। अब कह रहे हैं इस मुहावरे में बताया गया कि इस विद्यालय में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है। तो टेढ़ी खीर मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होता है? टेढ़ी खीर एक मुहावरा दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इसका अर्थ क्या होगा। कठिन कार्य होना, आसान कार्य होना, प्रयत्नशील होना, या असंभव कार्य होना। तो बिल्कुल साफ सुथरा है ना, क्रिस्टल क्लियर आंसर इसका होगा। क्या आंसर होगा कि सर कठिन कार्य। टेढ़ी खीर होने का मतलब है कि कठिन कार्य होना। ऐसे में 14 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। 14 का सही उत्तर आपका ए विकल्प होगा। नहीं, असंभव कार्य नहीं बेटा, कठिन कार्य होना। क्या होगा? कठिन कार्य होना। ठीक है ना, ए विकल्प सही होगा। चलिए बात करेंगे 15 नंबर। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा बतानी है। क्या बतानी है? राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा बतानी है। अब आप जानते हैं, आप ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर अर्थ के आधार पर पूछा जाए हमसे, क्या पूछा जाए? अगर हमसे पूछा जाए अर्थ के आधार पर, क्या पूछा जाए? अगर हमसे पूछा जाए अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर क्या पूछा जाए? हमसे पूछा अर्थ के आधार पर संज्ञा पूछा जाए। क्या पूछा जाए? संज्ञा। तो पहले मैं आपको बता दूं, पहले मैं आपको संज्ञा का मतलब होता है, संज्ञा का अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, या फिर कोई स्थान है। अगर व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का बोध कराएगा तो क्या कहलाएगा? संज्ञा कहलाएगा। फिर हमसे पूछा जाए कि ये बताइए मुझे जरा कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने रूप हैं? अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने रूप है? जरा कमेंट करो सब लोग कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने रूप हैं? अर्थ के आधार पर संज्ञा के कुल कितने रूप हैं? कमेंट कर दो एक बार सब लोग। ये सब बाद में देखेंगे कि राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या, बाद में देखा जाएगा। पहले मुझे बताओ कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के रूप कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने हैं? ये एक बार सब लोग कमेंट कर लेंगे। ठीक है ना, बताइए अर्थ के आधार पर संज्ञा के रूप आपको बताने हैं। तो कोई कह रहा है 3, कह रहा है कोई 5, क्या 3 5 ज्यादा नहीं कीजिए, ज्यादा 3 5 नहीं कीजिए, मतलब इधर उधर ज्यादा ना कीजिए। कितनी बार बताया कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 रूप होते हैं। कितने होते हैं? 5 रूप होते हैं। वो बच्चे जो 3 कह रहे हैं वो ध्यान दीजिएगा,
वो व्युत्पत्ति के आधार पर, किस आधार पर, अगर हमसे व्युत्पत्ति के आधार पूछेगा तब आप बताइएगा कि सर व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने रूप होते हैं, 3 रूप होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 रूप होते हैं, लेकिन यहां जब बात की अर्थ के आधार पर तो संज्ञा के 5 रूप होते हैं। कितने होते हैं, 5 रूप होते हैं। वो 5 रूप कौन कौन से, देखो, एक कहते हैं सर, एक आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, एक क्या होता है, एक आपका व्यक्तिवाचक होता है, एक आपका क्या होता है, एक आपका जातिवाचक होता है। क्या होता है, एक आपका जातिवाचक होता है, व्यक्तिवाचक होता है, जातिवाचक होता है। और जरा कमेंट करो, आप लोग भी कमेंट करो, व्यक्तिवाचक होता है, जातिवाचक होता है। फिर हम कहते हैं कि सर एक हमारा क्या होता है, एक हमारा समूहवाचक होता है। क्या होता है, एक हमारा समूहवाचक होता है। जब समूहवाचक हो ही गया है तो 2 और क्यों ना बता दे, तो ध्यान रखिएगा 2 और बता देते। एक आपका ये सब द्रव्यवाचक होता है, एक कैसा होता है, एक हमारा द्रव्यवाचक होता है। और जब द्रव्यवाचक भी हो गया तो फिर हम क्या कह दें, तब हम कह देंगे भाववाचक कह देंगे। क्या कह देंगे, भाववाचक। मुख्य और गौड़ क्या होता है बेटा, ज्यादा समझदार नहीं बनना, जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो बताओ, ज्यादा समझदार बना। हमारे यहाँ कहावत है, जो ज्यादा समझदार बनते हो 3 जगह लगाते हैं। अब ध्यान रखिएगा, साफ साफ कहा गया अर्थ के आधार पे, मैं पूछ रहा हूं अर्थ के आधार पे, तो फिर इसमें मुख्य और गौड़ कहां से आ जाएगा बेटा, कुछ मुख्य गौड़ नहीं आएगा, ठीक है ना। फिर मुख्य गौड़ कुछ नहीं आएगा, फिर क्लियरली आपको अर्थ के आधार पर ही बताना है। और अर्थ के आधार पर आपके कितने बनते हैं, 3 ही बनते, 5 ही बनते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। अब पूछा गया कि राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा बतानी है, क्या करना है, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा बतानी है। वो अलग बात है कि भाववाचक संज्ञा अलग शब्दों से बनती, पर है तो संज्ञा ही ना। तो कह रहे राष्ट्र, अब राष्ट्र क्या होगा, जरा बताओ। राष्ट्र अगर मैं पूछ लूं कि राष्ट्र कैसी संज्ञा है, ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कोई राष्ट्र जो है व्यक्तिवाचक है या फिर आपका कोई जातिवाचक है। पहले हम इसकी बात कर लेते, क्लियर कर लें कि बताओ जरा राष्ट्र कैसी संज्ञा, व्यक्तिवाचक है या फिर जातिवाचक है, ठीक है ना। पहले यही क्लियर कर लेते हैं कि सर राष्ट्र शब्द जो लिखा गया है ना, ये कैसा, ये व्यक्तिवाचक है या फिर जातिवाचक है। लेकिन जब इसकी भाववाचक संज्ञा की बात करेगा तो ध्यान रखिएगा, एक तो राष्ट्रीय होगा, क्या होगा, राष्ट्रीय, और दूसरा विकल्प राष्ट्रीयता भी होगा। इसमें 15 नंबर का 1 से अधिक उत्तर आपका सही हो, क्या होगा, 1 से अधिक उत्तर आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 से अधिक उत्तर आपका यहां पर सही हो जाएगा। कौन कौन सा सही हो जाएगा, राष्ट्रीय भी इसकी भाववाचक संज्ञा है और राष्ट्रीयता भी इसकी क्या है, राष्ट्रीयता भी इसकी भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। तो 15 के विकल्प बी और डी दोनों को आप सही कर लीजिएगा, 15 नंबर के बी और डी दोनों को आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहे हैं यह मेरी पतंग है, मेरे पास तो जाहिर सी बात है मेरी पतंग होगी, है ना। कह रहे हैं यह मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद बताना है। तो पहले जान लीजिए कि यह मेरी पतंग है ना, इसमें जो प्रयोग किया गया किसका, यह का रेखांकित क्या है आपका, इसमें रेखांकित जो आपका यह ही होगा। यह तो एक सर्वनाम है, यह क्या है, एक सर्वनाम है, इसमें किसी बात का कोई संशय है ही नहीं। यह क्या है, यह एक सर्वनाम है, इसमें कोई संशय है ही नहीं। पर ध्यान ये रखना कि सर्वनाम जो है ना, ये क्या है, सर्वनाम जो है ये कैसा सर्वनाम है। तो देखिए सर्वनाम वो होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाए। किसके स्थान पर, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाए, संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किया जाए वो आपका क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। सर्व का मतलब सभी, सबका नाम है ना, सबका नाम। अब ध्यान रखिएगा, इसको संज्ञा का प्रतिनिधि भी कहते हैं। सर्वनाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा का प्रतिनिधि कहते हैं। सैकड़ों बार आपको बता चुका हूं, सैकड़ों बार की संज्ञा का प्रतिनिधि पूछा जाए, संज्ञा का प्रतिनिधि पूछा जाए तो सर्वनाम बताएंगे। लेकिन कह रहे कि यह मेरी पतंग है, यह मेरी पतंग है, तो यह की बात कर रहा है, पर्टिकुलर यह की बात कर रहा है ना, ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। कैसा है, यह आपका निश्चयवाचक है, निश्चित कर दे रहा है कि ये जो है ना मेरी ही है, निश्चित कर दे रहा है। तो 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका ए विकल्प हो जाएगा कि यह मेरी पतंग है। बात करेंगे अगले प्रश्न की, बात करेंगे किसकी बात करेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। हमारा जो अगला प्रश्न है वह 17 नंबर का प्रश्न होगा। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द बताना है। क्या बताना है आपको, स्त्रीलिंग शब्द बताना है। तो ध्यान रखेंगे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के विषय में लगातार प्रश्न आप सबसे पूछा जाता है। किसके विषय में, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के विषय में लगातार प्रश्न पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि संज्ञा के या शब्द के जिस रूप से, संज्ञा के या शब्द के जिस रूप से विषय वस्तु के नर या मादा होने का बोध होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम लिंग कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं,
लिंग कहते हैं। अच्छा बताओ जरा लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हमने आपको पेड क्लास के अंतर्गत पढ़ाया है भैया लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जरा मुझे कमेंट करके बताओ कि लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है कि लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा, जरा मुझे कमेंट करके बताओ। फिर हम इसमें बाद में आएंगे कि इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग है कौन सा पुल्लिंग है, बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले ये बताओ कि लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। यह मैंने आपको बता दिया है क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा। जैसे हमने आपसे कहा कि अगर पूछ लिया जाए कि व्याकरण में काल का मतलब क्या होता है, तो जानते हैं आप अगर व्याकरण में काल पूछ लिया जाए तो व्याकरण में काल का मतलब क्या होता है? काल का अर्थ होता है समय। व्याकरण में काल का अर्थ क्या होता है? समय होता है। वैसे हम आपसे पूछ रहे हैं कि हिंदी व्याकरण में लिंग का मतलब क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा हिंदी व्याकरण में लिंग का मतलब होता है चिन्ह होता है। क्या होता है? चिन्ह होता है, या फिर इसको आप क्या कहते हैं, या फिर इसको निशान कहते हैं। ये बात आप याद रखिएगा, चिन्ह या निशान जो है वो क्या कहलाता है? वो लिंग कहलाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं इस प्रश्न की बात करते हैं। इस प्रश्न की बात करते हैं क्या निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। तो देखो पहले सामान्य सी बात है, सामान्य सी बात यह है हमने आपको कई बार बताया है कि आकार सर्वथा स्त्रीलिंग। क्या होता है? आकार जो होता है, आकारांत जो होते हैं ना, आकारांत जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। पर कई बार अपवाद भी आ जाता है, पर ज्यादातर केसेस में जो आकारांत होते हैं वो क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। वैसे किन्नर होती नहीं, किन्नर क्या? किन्नर होते हैं या होता है, पर्टिकुलर एक की बात करेगा तो होता है। ठीक है ना, पर ध्यान रखिएगा ये आपका क्या, ये आपका पुल्लिंग है। अहिंसा जो है ना, अहिंसा क्या, ये आपका स्त्रीलिंग है। अहिंसा ही क्या, इसमें स्त्रीलिंग है। और आपको क्या पहचानने के लिए दिया गया था, तो अहिंसा मतलब आपको स्त्रीलिंग बताना था ना। ठीक है, तो स्त्रीलिंग बताना, तो 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपको बी विकल्प करना था। क्या करना था? 17 का सही उत्तर आपको बी विकल्प करना था कि आकार जो है, आकारांत जो है क्या है, जो आकारांत है वो क्या होता है? वो आपका स्त्रीलिंग होता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, आकारांत के साथ साथ इकारांत भी क्या होता है? इकारांत भी स्त्रीलिंग होता है। पर मैंने उसमें एक अपवाद बताया है, अगर आपको याद होगा तो हमने क्लास में एक अपवाद आपको बताया है कि जितने भी पद होते हैं, पदों में अगर इकारांत भी आता है तो कभी वह स्त्रीलिंग नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, जैसे हमने कह दिया मंत्री, मेरी बात पे गौर कीजिएगा, हमने कहा मंत्री, अब आप कैसे मंत्री तो इकारांत है, मंत्री क्या है? इकारांत है, लेकिन तो क्या ये स्त्रीलिंग होगा? नहीं। ठीक है ना, मंत्री, मंत्री क्या इकारांत है, लेकिन ये आपका स्त्रीलिंग नहीं होगा। वैसे क्या होता है, ध्यान रखिएगा, आकारांत और इकारांत क्या होते हैं? आकारांत और इकारांत स्त्रीलिंग होता है। क्या होता है? आकारांत और इकारांत स्त्रीलिंग होता है। पर ध्यान रखेंगे अगर मंत्री कह दिया जाए तो ये इकारांत तो है लेकिन स्त्रीलिंग नहीं है, ये आपका क्या है? ये आपका पुल्लिंग है। ये आपका क्या है? पुल्लिंग है। तो जैसे मंत्री आपका इकारांत होते हुए पुल्लिंग है, वैसे अंतरी भी आपका क्या है? अंतरी भी आपका इकारांत होते हुए क्या है? पुल्लिंग है। सही उत्तर आपको अहिंसा चुनना था, 17 नंबर का बी विकल्प आपको सही करना था। ठीक है, बात करेंगे 18 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। क्या निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है? क्या बताना है? एक वचन। हाँ, नहीं, जैसे किसी ने लिखा है दिव्या तिवारी, मंत्री और दही, तो बेटा दोनों अलग अलग केसेस में हैं, दोनों अलग अलग केसेस में। ध्यान दीजिएगा, जितने भी द्रव्य होते हैं ना, ध्यान दीजिए, जितने भी द्रव्य होते हैं वो क्या होते हैं? वो आपके स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है ना, जितने भी द्रव्य क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। अब इसके अपवाद में दही पढ़ा जाता है, वो अलग वाली श्रेणी में आता है। दही जो है ना वो अपवाद तो है पर अलग श्रेणी का अपवाद है। ठीक है ना, हमने कहा जितने भी द्रव्य होते हैं, है ना, जितने भी तरल पदार्थ होते हैं, ऐसे कहते, जितने भी तरल पदार्थ होते हैं, ऐसे कहते ज्यादा आसान रहेगा। जो तरल पदार्थ होते हैं, तरल पदार्थ क्या होते हैं? तरल पदार्थ सभी स्त्रीलिंग होते हैं, पर इसके अपवाद में हम दही को पढ़ते। दही इसका अपवाद है। घी क्या है? घी इसका अपवाद है, क्योंकि तरल पदार्थ तो है दही और घी, लेकिन ये स्त्रीलिंग नहीं है। ये सब क्या है? ये आपके पुल्लिंग है। ठीक है, ऐसे आप याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है? तो वचन का मतलब क्या होता है? वचन का मतलब वो 7 वचन नहीं है ना, वचन का मतलब वो वाला वचन नहीं, प्रॉमिस वाला वचन नहीं। यहां वचन का मतलब क्या होता है? यहां वचन का मतलब संख्या होता है। क्या होता है? यहां
हिंदी व्याकरण में अगर पूछा जाए तो हिंदी व्याकरण में वचन का मतलब क्या होता है? वचन का मतलब संख्या होता है। वचन का मतलब संख्या होता है। अब ध्यान रखेंगे, दो ही वचन प्रयोग किए जाते हैं हिंदी में। हिंदी में कितने वचन प्रयोग में आते हैं? तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि हाँ बिल्कुल दही पुल्लिंग है, दही पुल्लिंग है, घी पुल्लिंग है, क्योंकि ये अपवाद में है। दूध आपका स्त्रीलिंग है, दूध क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलिए हमने कहा वचन, वचन का मतलब संख्या होता है। संख्या में क्या होता है? एक है तो एक वचन कहलाएगा, और अनेक है तो क्या कहलाएगा? तब आपका बहुवचन कहलाएगा। एक वचन और अनेक की बात कर रहा है, एक वचन और बहुवचन की बात कर रहा है। देखो कह रहा है आकाश, दर्शन, प्राण और आंसू। अब मेरी बात समझिए, वैसे भी अगर आपको नहीं नियम पता होगा, नहीं आपको जान दो, तब भी आपको पता आकाश कितना होता है? आकाश एक तो है, एक ही आकाश है ना, एक गो आकाश है, एक ही आकाश है ना। तो आकाश क्या है? आकाश आपका एक वचन है। क्या है? आकाश आपका एक वचन है। अब ध्यान दीजिए जरा, दर्शन, प्राण और आंसू। अगर दर्शन, प्राण और आंसू की बात कर लें तो ये क्या है? ये आपके सदा बहुवचन है। ये क्या है? ये आपके सदा बहुवचन। इनका एक वचन जैसा कोई केस नहीं बनता है, इनका एक वचन जैसा कोई केस नहीं बनता है। ये सदा बहुवचन है। दर्शन की बात कर ले, प्राण की बात कर ले, आंसू की बात कर ले, ये सदा बहुवचन है। इनका एक वचन होता ही नहीं है। ध्यान रखिएगा, इनका कोई एक वचन नहीं होता। किसका एक वचन नहीं होता? दर्शन हो जाए, प्राण हो जाए, आंसू हो जाए, इनका कोई एक वचन नहीं होता। ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो बच गया आकाश। आकाश क्या हो जाएगा? एक वचन। और 18 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, 18 का उत्तर आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। कोई समस्या, किसी कोई डाउट, कंफ्यूजन तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंजॉय कर रहे हैं ना क्लास को? अगर आप लोग एंजॉय करने क्लास को, इंफॉर्मेटिव लग रही है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, उपयोगी है, महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको उपयोगी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर लेंगे। ठीक है, शेयर भी कर लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा 19 नंबर। गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा कहां से निकलती है? गंगा आपकी हिमालय से निकलती है। अब क्या रेखांकित का कारक बताना है। क्या बताना है? कारक आपको बताना है। तो कारक वो होते हैं जो संबंध को स्थापित करते हैं, जो संबंध को स्थापित करते हैं या संबंध को प्रदर्शित करते हैं, वो आपके कारक कहलाते हैं। कारक के विषय में अगर बात किया जाए तो हिंदी में कारकों के विषय में अगर बात किया जाए तो आप जानते हैं कि सर कर्ता कारक होता है। क्या होता है? कर्ता कारक होता है। कर्म कारक होता है। क्या होता है? कर्म कारक होता है। कहते हैं कि सर करण कारक होता है। क्या होता है? करण कारक होता है। सर अपादान होता है। क्या होता है? अपादान होता है। संप्रदान होता है। क्या होता है? संप्रदान होता है। अधिकरण होता है। क्या होता है? अधिकरण कारक भी तो होता है, अधिकरण कारक भी होता है। और क्या होता है? आप कहते हैं सर संबंध कारक होता है। क्या होता है? संबंध कारक होता है। और कोई बच गया क्या? और कोई बच गया? और संबोधन की भी तो बात करेंगे। कारक की बात करेंगे तो कारक में संबोधन की तो बात करेंगे कि नहीं बात करेंगे? तो आप में सर संबोधन की भी बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे? संबोधन की भी बात करेंगे। तो इतने सारे तो कारक हो जाते हैं। कारक की बात करेंगे तो अब देखो, कारक की बात करेंगे तो इनके क्या होते हैं? इनके चिन्ह होते हैं। इनके क्या होते हैं? चिन्ह होते हैं। जैसे कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने होता है, कर्म का को होता है, करण का से होता है, पर किस में होता है? अगर वो साधन रूप में प्रयोग किया जा रहा है तब आपका क्या होगा? अगर वो साधन रूप में है, साधन भूत है, तब क्या होगा? तब से जो है वो कर्ण कारक में आएगा। अपादान का क्या होता है? अपादान का भी आपका से होता है, लेकिन से यहां पर अलग होने के अर्थ में होता है। क्या होता है? अलग होने का अगर अर्थ दे रहा है तब आपका क्या हो जाएगा? यहां पर से हो जाएगा। संप्रदान में हम के लिए का प्रयोग करते, किसका प्रयोग करते हैं? के लिए का प्रयोग करते हैं। यदा कदा आपको को भी दिख जाएगा। अधिकरण में हम में या पर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? में या पर का। संबंध में हम का की के का प्रयोग करते हैं। का की के, नानी ने, रारी रे का प्रयोग करते हैं। और संबोधन में हे अरे भो इन सब का प्रयोग करते हैं। हे अरे भो इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखो क्या गंगा से हिमालय गंगा हिमालय से निकल रही। गंगा जो है वो कहां से निकल रही है? तो गंगा जो वो हिमालय से निकल रही है, क्योंकि गंगा हिमालय से क्या हो रही है? हिमालय से अलग हो रही है ना। ध्यान दीजिएगा, हिमालय से अलग हो रही गंगा ना। गंगा हिमालय से अलग। जैसे कहते आंख से आंसू गिर रहे हैं, आंख से आंसू गिर रहे हैं, तो आंख से आंसू क्या हो रहा है? अलग हो रहा है ना, अलगाव हो रहा है। तो अलगाव होने के अर्थ में क्या हो जाएगा? अपादान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपादान हो जाएगा। ऐसे में 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा?
19 का सही उत्तर आपका सी विकल्प हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? तो 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका सी विकल्प हो जाएगा। 20 की बात करेंगे कि इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है। विशेषण प्रयोग हुआ है लेकिन कैसा? गलत हुआ है। जरा बताओ मुझे कि 20 नंबर का सही उत्तर क्या होगा। तब तक मैं आपको विशेषण के विषय में बता देता हूं। ठीक है, मैं किसके विषय में? विशेषण के विषय में बता देता हूं कि आखिर विशेषण क्या होते हैं। तो ध्यान दे, विशेषण वे होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। क्या करते हैं? जो संज्ञा, जो किसकी विशेषता बताएं? जो संज्ञा की विशेषता बताते हो, जो सर्वनाम, जो संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताते हो? विशेषता बताते हो। क्या बताते हैं? विशेषता बताते हो, या फिर हम कहते हैं गुण बताते हो, या उनके धर्म के विषय में बताते हो। जो कुछ भी संज्ञा सर्वनाम के विषय में बता रहे हैं, संज्ञा सर्वनाम के विषय में जो बता रहे हैं वो आपके क्या कहलाएंगे? विशेषण कहलाएंगे। अब कह रहे हैं इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है। बताइए जरा आप लोगों का उत्तर क्या आ रहा है? उत्तर क्या आ रहा है? तो काफी सारे विद्यार्थियों का उत्तर मुझे दिख रहा है, और आप में से जो उत्तर कर रहे हैं उसमें कुछ लोग ए बी सी अलग अलग उत्तर कर रहे हैं। तो अलग अलग उत्तर कर रहे हैं। अगर हम प्रश्न को पढ़ें तो अगर कविता परिश्रमी युवती है, देखो कविता क्या है? कविता युवती है लेकिन कैसी है? परिश्रमी है। कैसी है? परिश्रमी है। तो इसमें कोई संशय नहीं, ये आपका बिल्कुल ठीक विशेषण का प्रयोग किया गया है। उचित प्रकार से विशेषण का प्रयोग यहां पर किया गया है। क्या उचित प्रकार से विशेषण का प्रयोग किया गया है कि कविता जो है वो क्या है? कविता एक परिश्रमी बालिका है। उचित विशेषण का प्रयोग किया गया है। क्या? प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है। इसमें भी कोई समस्या नहीं है। प्रबुद्ध जनों से क्या है? अपेक्षा की गई है। यह भी आपका बिल्कुल सही विशेषण का प्रयोग किया गया है। कह रहे यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल। अरे भाई ये बताओ कि कोई महिला भी सरकारी होती है क्या? नहीं ना, कोई महिला पुरुष तो सरकारी होते नहीं है। अब कह रहे यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल, गलत लिख दिया है। इनको कहना चाहिए था यह अस्पताल सरकारी है ना, या महिलाओं का सरकारी अस्पताल है, ऐसे भी कह सकते थे। लेकिन कोई महिला तो सरकारी होती नहीं है, कोई पुरुष तो सरकारी होता नहीं है ना। सरकारी कोई महिला या पुरुष तो होता नहीं है। तो इन्होंने जैसे एक दिन मैं पढ़ा रहा था, लिखा था कि यह शुद्ध गाय का दूध है ना। एक जगह लिखा गया था कि यह शुद्ध गाय का दूध है। तो मैंने कहा भाई शुद्ध गाय थोड़ी ना होती, गाय का शुद्ध दूध लिखते तब तो ठीक था, लेकिन उन्होंने लिखा था यह शुद्ध गाय का दूध है। तो वहां भी त्रुटि थी, वैसे यहां भी त्रुटि है। कह रहे कि यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, तो भैया कोई महिला सरकारी नहीं होती। गलत इन्होंने इसे लिखा है और गलत इसे लिखा है। तो 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर सी विकल्प हो जाएगा, क्योंकि हमें आपको क्या चुनना था? हमें आपको गलत विशेषण के विषय में ही चुनना था। तो गलत विशेषण सी में दिया गया। बात करेंगे प्रश्न संख्या 21 की बात करेंगे। क्या निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? क्या है? निम्न में से कौन सी क्रिया सकर्मक है? तो मैंने आपको कितनी बार बताया कि जब भी आपको सकर्मक और अकर्मक में भेद करना हो तो क्या करना? सकर्मक का मतलब जहां पे क्या होगा? जहां पे कर्म उपस्थित होगा वो सकर्मक। जहां पे कर्म क्या है? जहां पे कर्म उपस्थित है वो सकर्मक। और अकर्मक वो होगा जहां पे कर्म ना पाया जाए। जहां पे कर्म क्या हो? अनुपस्थित हो, वो अकर्मक। पर प्रश्न ये है कि आप कैसे पहचानेंगे किसमें कर्म है अथवा नहीं है? कैसे पहचानेंगे किसमें कर्म है अथवा नहीं है? तो उसका तरीका यह है, मैंने कहा था कि आपको क्या करना? 2 प्रश्न कर लेने हैं। क्या करने? आपको 2 प्रश्न कर लेने। एक तो क्या का प्रश्न करना है, क्या, और दूसरा किसके। क्या और किसके, ये 2 प्रश्नों में से कोई एक भी कर लीजिए। मतलब ये 2 प्रश्न हैं, दोनों में से जो भी आप प्रयोग कर ले, कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर क्या वहां पे फिट बैठता है तो क्या कर लीजिए, क्या फिट नहीं बैठता तो किसके का प्रश्न कर लीजिए। अगर इसमें से किसी का भी उत्तर मिल जाए, अगर उत्तर मिल जाए इसका मतलब क्रिया कैसी है? सकर्मक। अगर उत्तर नहीं मिलेगा तो क्रिया कैसी है? अकर्मक। हमने कहा कि आना, क्या आना, किसके आना, ये आपका यहां पे उत्तर ही नहीं बन पाएगा, है ना। क्या और किसके का उत्तर नहीं बन पाएगा। फिर हमने कहा कि आना, जाना, तो क्या आना, किसके जाना, इसका भी उत्तर नहीं। लेकिन लेना, क्या लेना है भाई? आप किसी दुकान पे गए, क्या किस लिए? हम कहे हमको लेना है, क्या लेना है? चीनी। मिल गया उत्तर ना। तो लेना क्या है? क्या और किसके, दोनों का उत्तर आपको मिल जाएगा। ऐसे में लेना जो है आपका ना क्या हो जाएगा? ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। 21 का सही उत्तर आपका सी विकल्प हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर आपका 21 नंबर क्या हो जाएगा? सी विकल्प हो जाएगा कि ये लेना जो है यह आपकी सकर्मक क्रिया है। बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की बात करेंगे। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जो PRT 1 to 5 की तैयारी करें, उन सब के लिए हमारे पास जो रनिंग बैच है वो केवल और केवल 999 में। कितने में है? केवल और केवल 999, 999 रुपए में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और इसके साथ सब्जेक्ट वाइज समझिए,
सब्जेक्ट वाइज के हर एक सब्जेक्ट के 5000 क्वेश्चन, हर एक सब्जेक्ट के 5000 क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस और एनसीईआरटी का नए तरीके का बिल्कुल नोट्स आपको डिजाइन करके दिया जाएगा। अब कह रहे हैं यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप होगा? कह रहे हैं कि यदि बारिश होती तो सूखा नहीं पड़ता, यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, इसमें काल का कौन सा रूप आपको बताना है? क्या बताना है? काल का रूप बताना है। तो आप सब जानते हैं कि भैया काल का मतलब क्या होता है? हिंदी व्याकरण में काल का मतलब होता है समय। क्या होता है? काल का मतलब होता है समय। अब समय कितने प्रकार का होता है? तो आप जानते हैं कि समय जो है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 है। एक आपका भूतकाल है, भूत का मतलब बीता हुआ, भूतकाल है। एक आपका वर्तमान काल है और एक आपका क्या है? एक आपका भविष्य काल है। क्या है? एक आपका भविष्य काल है। भूतकाल है, वर्तमान काल है और भविष्य काल है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अगर हम भूतकाल की बात कर लें तो भूतकाल के कुल मिलाकर 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद। वर्तमान काल के कुल मिलाकर 5 भेद, भविष्य काल के कुल मिलाकर 3 भेद होते हैं। पर प्रश्न जो पूछा गया, यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, अगर इसके विषय पूछ लिया जाए तो ये क्या होगा? हेतु हेतु मद होगा या हेतु हेतु भविष्यत होगा? तो ध्यान रखिए ये आपका क्या है? ये आपका हेतु हेतु मद भूतकाल है। क्या है? हेतु हेतु मद भूतकाल है। अब ऐसा क्या है? हेतु हेतु मद कब होता है? तो हेतु हेतु मद तब होता है जब क्रिया हो सकती थी। ध्यान दीजिएगा, क्रिया जो है ना हो सकती थी किंतु किसी कारणवश नहीं हुई। क्रिया हो सकती थी लेकिन किसी कारण से नहीं हुई, तो ऐसे वाक्यों में क्या होता है? आपका हेतु हेतु मद होता है, वो भी भूतकाल। क्या होता है? हेतु हेतु मद आपका भूतकाल होता है, जहां पर क्रिया हो सकती थी पर किसी कारणवश क्रिया ना हो तो हेतु हेतु मद होगा। अच्छा, हेतु हेतु भविष्य कब होगा? हेतु हेतु भविष्य कब होगा? जैसे कह दिया जाए गाड़ी आए तो मैं जाऊं, अगर कह दिया जाए कि गाड़ी आए तो मैं जाऊं, गाड़ी आए तो मैं जाऊं, अगर मैं ये कह दूं कि गाड़ी आए तो मैं जाऊं, तो ये वाक्य क्या है? तब कहिएगा सर ये आपका हेतु हेतु मद भविष्य है। ये क्या है? हेतु हेतु मद भविष्य है। ठीक है ना, कि एक क्रिया के चलते दूसरी क्रिया घटित होने की पॉसिबिलिटी बताया जाए तो हेतु हेतु मद भविष्य में कि गाड़ी आए तो मैं जाऊं, लेकिन कह दिया जाए कि क्रिया हो सकती थी पर किसी वजह से नहीं हुई, तो आपका हेतु हेतु मद भूत हो जाएगा। ठीक है, तो 22 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। 22 का सही उत्तर क्या होगा? आपका ए विकल्प हो जाएगा। ठीक है, ललिता कुमारी जाओ ना, हमने कौन सा आपको रोक रखा है? जाओ देखो बेटा, है ना, बिल्कुल जाओ देखो, लगाओ सीक्वेंस। आइए 23 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि निम्न में कौन अविकारी होता है? अच्छा, अविकारी और विकारी 2 प्रकार से शब्द होते हैं। क्या होते हैं? अविकारी और विकारी 2 प्रकार से, मतलब समझने के लिए कह रहे हैं। एक ऐसा होता है जिसको हम विकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। विकारी क्या होता है? जिसमें परिवर्तन संभव हो, जिसमें क्या हो? जिसमें परिवर्तन संभव हो, वह आपका क्या कहलाता है? जिसमें परिवर्तन संभव होगा वह आपका विकारी कहलाएगा। ठीक, वह आपका क्या होगा? वो आपका विकारी होगा। लेकिन जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, वह आपका क्या कहलाएगा? कोई परिवर्तन ना हो वह आपका क्या कहलाएगा? अविकारी कहलाएगा। तो ध्यान दो, संज्ञा में परिवर्तन होता है, संज्ञा में परिवर्तन होता है। जैसे कह दिया जाए कि किसी का नाम क्या है? किसी का नाम राधिका है। क्या है? किसी का नाम राधिका है। किसी का नाम क्या है? राधिका है। और किसी का नाम क्या है? किसी का नाम कह दिया जाए कि किसी का नाम राजेश है, तो राधिका राजेश आप देखेंगे कि ये संज्ञा है, पर इसमें क्या हो गया? परिवर्तन हो गया है। विशेषण की बात कर लें तो विशेषण में भी क्या होता है? विशेषण में भी परिवर्तन संभव होता है। जैसे कह दिया काला, काला का हमने स्त्रीलिंग बना दिया काली हो गया। क्या हो गया? काली हो गया। लाल का हमने बना दिया लाली हो गया, है ना, लाल का क्या हो गया? लाली हो। तो विशेषण में भी परिवर्तन संभव है। ऐसे सर्वनाम की बात कर लें तो सर्वनाम में भी आपका परिवर्तन संभव है। तो इसका मतलब ये तीनों आपके कैसे शब्द? ये तीनों आपके विकारी शब्द हैं। कैसे हैं? विकारी। और आपका अविकारी क्या है? अव्यय आपका अविकारी है। तो 23 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ए विकल्प हो जाएगा। अब विकारी वो होता है, विकारी वो होता है जिस, अविकारी, अविकारी वो होता है जिसके ऊपर लिंग वचन कारक काल इन सब का कोई प्रभाव ना पड़े।
लिंग वचन कारक काल का जिनके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े वह आपके क्या कहलाएंगे, वे आपके आविकादि कहलाते हैं। ठीक है, बात करेंगे 24 नंबर, कह रहे इनमें से क्या उपसर्ग नहीं है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा उपसर्ग नहीं है। तो आप जानते हैं कि उपसर्ग वे होते हैं जो शब्द के आगे जुड़ते हैं। कहां जुड़ते हैं? जो शब्द के आगे जुड़ते हैं वे आपके क्या कहलाते हैं, वे आपके उपसर्ग कहलाते हैं। शब्द के आगे जो जुड़ते हैं वे आपके उपसर्ग कहलाते हैं। हमने जो उपसर्ग पढ़ाया वो आपने देखा है, हमने हिंदी के उपसर्ग आपको पढ़ाए हैं, हमने आपको संस्कृत के उपसर्ग पढ़ाए हैं और हमने आपको उर्दू फारसी के उपसर्ग भी पढ़ा दिए हैं। हमने आपको उर्दू फारसी के उपसर्ग भी पढ़ा दिए। हमने कहा हिंदी के उपसर्ग हम आपको कितना पढ़ाए हैं? हिंदी के उपसर्ग 16 पढ़ाए हैं, संस्कृत के हमने 22 पढ़ाए, उर्दू फारसी के 19 पढ़ाए। हमने जो पढ़ाए हैं वो ये पढ़ाया है। अब बताओ इनमें से कौन सा आपका उपसर्ग नहीं है? तो आप जानते हैं कि आ आपका क्या है? उपसर्ग है। चिर क्या है? आपका उपसर्ग है। प्रति आपका क्या है? उपसर्ग है। ये तीनों आपके क्या है? तीनों आपके उपसर्ग। जैसे प्रयोग कर लें तो हमने कहा अकाल, हमने क्या कहा? एक शब्द का प्रयोग किया अकाल। अकाल में क्या उपसर्ग है? अकाल में आ उपसर्ग है। हमने कहा चिरकाल, हमने क्या कहा? चिरकाल। चिरकाल में क्या उपसर्ग? चिर है। हमने कहा प्रतिदिन, हमने क्या कहा? प्रतिदिन। प्रतिदिन में क्या उपसर्ग? प्रति है। पर एक दिया गया, इका दिया गया। क्या दिया गया? इका दिया। क्या दिया गया? इका दिया गया। अब इका जो है ना, इका क्या है? इका आपका प्रत्यय है। इका क्या है? प्रत्यय है। ध्यान रखिएगा, इका आपका प्रत्यय है। और आज सुबह ही पेड क्लास के अंतर्गत आपको पढ़ाया है, सुबह 6 बजे जो क्लास होती है ना उसमें पढ़ाया है। हमने कहा, कोई लिखा है प्रतिदिन, अरे प्रतिदिन नहीं होता बेटा, प्रतिदिन होता है। ठीक है ना? इका, जैसे हमने कहा नायिका, हमने क्या कहा? नायिका। तो नायिका में प्रत्यय कौन सा है? नायिका में आपका इका प्रत्यय है। नायिका में प्रत्यय कौन सा? आपका इका प्रत्यय है। ठीक है, याद रखेंगे, याद रखेंगे। ऐसे में 24 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका डी विकल्प हो जाएगा। क्या? 24 का सही उत्तर आपका डी विकल्प हो जाएगा। हाँ ठीक है, आइए अगले प्रश्न की बात करें। 25 नंबर, देवर को क्या करना? देवर को स्त्रीवाचक बनाना है, यानी कि आपको स्त्रीलिंग में, देवर को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना है। आप देखो जरा, देवर क्या होता है? देवर उसको कहते हैं जो पति का छोटा भाई होता है। पतिदेव के छोटके भैया को क्या कहते हैं? देवर कहते हैं। आप देखो देवर क्या है? देवर शब्द आपका पुल्लिंग है। देवर शब्द क्या है? देवर क्या है? पुल्लिंग है। और इसका क्या बताना है? इसका आपको बताना है स्त्रीलिंग है। क्या बताना है? देवर का आपको बताना है स्त्रीलिंग बताना है। बहुत सारे लोग देवरानी के रूप में होंगे भी, बहुत सारे लोग देवर के रूप में होंगे, तो जाहिर सी बात है उनको इसका स्त्रीलिंग बनाने में कोई समस्या नहीं होगी। बस क्या करना है कि उनका जो रोल है, उनकी जो भूमिका है उसको इंप्लीकेट कर देना है। तो देवर को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप क्या करेंगे? हाँ, तो देवर क्या है भैया? पुल्लिंग है। इसका जो होता है स्त्रीलिंग वो देवरानी होता है। क्या होता है? देवरानी। देवर की रानी को देवरानी कहते हैं। क्या कहते हैं? देवर की रानी को देवरानी कहते हैं। समझते हैं? इसमें कुछ ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। तो देवरानी का मतलब कि इसमें आनी प्रत्यय लगा हुआ। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? इसमें आनी प्रत्यय लगा हुआ है। और ऐसे में 25 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका बी विकल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका बी विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, चलिए 26 नंबर, वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। अब जाहिर सी बात है जो दंड से बचना चाहेगा वो क्या करेगा? भागे जाएगा ना। कौन रुकेगा भाई दंड से? दंड किसको चाहिए? किसी को नहीं चाहिए। तो बचने के लिए उसको भागना विकल्प था, तो भाग गया। आखिर वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। यह एक संयुक्त वाक्य है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये एक संयुक्त वाक्य है। पर समस्या की बात क्या है कि हमें इसको क्या करना है? हमें आपको इसको सरल रूप में बदलना है। यानी कि इसको क्या करना है? इसको सरल वाक्य में बदल देना है। किसमें बदल देना है? इसे सरल वाक्य में बदल देना है। अब जरा बताओ कि इस संयुक्त वाक्य का सरल वाक्य क्या होगा? एक कह रहा है क्योंकि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। क्योंकि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए वो भाग गया। तो फिर और समस्या वाली बात है, वो और समस्या वाली बात है। कह रहे दंड से बचने के लिए वो भाग गया। वो भाग गया क्योंकि दंड से बचना चाहता था, वह भागा क्योंकि उसे दंड से बचना था। तो सही उत्तर आपका सरल वाक्य जब बनाएंगे ना तो सरल वाक्य क्या हो जाएगा? वह दंड से बचने के लिए वह भाग गया। अच्छा, ऊपर अनुस्वार आपको दिख रहा होगा, ये अनुस्वार नहीं कीजिएगा, नहीं तो भांग कह लीजिएगा। क्या बन जाएगा? भांग बन जाएगा कि दंड से बचने के लिए वो भांग गया। भांग नहीं गया, भाग गया। अनुस्वार ऊपर से हटा दीजिए क्योंकि वो गलती से अनुस्वार यहां पर
आ गया है। ठीक, तो 26 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 26 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका बी विकल्प हो जाएगा। 26 का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बी विकल्प हो जाएगा। क्लियर है सभी को? एक बार कमेंट करेंगे। और जिन लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, अब वो क्या कर लेंगे? वीडियो को लाइक कर लेंगे। अरे भाई 1 घंटे पढ़ लिए ना, अब तो पता चल गया क्लास अच्छी चल रही है, उपयोगी है, तो फिर लाइक कर लो वीडियो को। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। 1 घंटा पढ़ लिया, विश्वास हो गया, अब लाइक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 में शानदार प्रदर्शन किया और बेहतरीन रिजल्ट हमने दिया है। हजार छात्र चयनित हुए हैं। ये उनके चमकते दमकते दमदमाते चेहरे आप सबको आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इसके बाद 27 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। 27 नंबर की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्ध किस वाक्य में है? बताइए बताइए, क्या कि निम्नलिखित में से अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में? उसने आसन ग्रहण किया। ठीक, उसने आसन ग्रहण किया। फिर कह रहे पूजनीय पिताजी आ गए, आज बेहद गर्मी है, उसकी जन्मतिथि क्या है? बताइए। 27वें प्रश्न का उत्तर करना है। बताना है आपको कि निम्नलिखित में से अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में है, यानी कि वह कौन सा वाक्य है जिसमें अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग किया गया है, वह आपको बताना है जिसमें अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग किया गया है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि लिखा गया कि पूजनीय पिताजी आ गए। पूजनीय पिताजी आ गए, इसमें आपका ये अनुपयुक्त शब्द प्रयोग किया गया। पूजनीय को यहां पर जबरदस्ती प्रयोग कर लिया, पिताजी आ गए। पिताजी वैसे भी अंडरस्टूड बात है कि क्या हमारे रिस्पेक्टेबल है, तो पूजनीय जो दिया गया ये जबरदस्ती इन्होंने लगा दिया है, इसलिए ध्यान ये रखना है कि पूजनीय जो है 27 का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बी विकल्प हो जाएगा। ठीक है, 27 का सही उत्तर बी विकल्प हो जाएगा। 28 की बात, गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है? क्या कह रहे हैं कि गाजीपुर में, किसमें? गाजीपुर में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? कह रहे अवधी बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है, खड़ी बोली या फिर बघेली बोली जाती है। 28वें प्रश्न का उत्तर बताएंगे। प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर क्या होगा? गाजीपुर या उत्तर प्रदेश? ये गाजीपुर पूर्वांचल या जिसको पूर्वी उत्तर प्रदेश कहते हैं, उसके अंतर्गत आने वाला एक जिला है और यहाँ पे भोजपुरी बोली जाती है। क्या बोली जाती है? भोजपुरी बोली जाती है। तो भोजपुरी क्या कि बिहार के कुछ हिस्सों में, बिहार के पश्चिम हिस्से में, बिहार में और बिहार के साथ साथ जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आप देख लेंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी आपका गाजीपुर हो जाएगा, बनारस हो जाएगा, इन सब जगहों पे आपकी भोजपुरी बोली जाती है। 28वां प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बी विकल्प हो जाएगा। 28 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बी विकल्प हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है 29 नंबर का प्रश्न है। कह रहा है विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा क्या होता है? बोली की अपेक्षा विभाषा का क्षेत्र क्या होता है? विस्तृत होता है, संक्षिप्त होता है, विशाल होता है, संकुचित होता है? यह आपको बताना है कि विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा क्या होता है, बताएं। तो ध्यान दीजिएगा, जो विभाषा होती है इसका क्षेत्र बोली की अपेक्षा क्या होता है? विस्तृत होता है। तो 29 नंबर में आपको क्या चुनना था? 29 नंबर में आपको जो उत्तर चुनना था वो विस्तृत का चुन लेना था। 29 का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ए विकल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 29 का सही उत्तर आपका ए विकल्प हो जाएगा। नहीं भाई, विभाषा बोली की अपेक्षा विस्तृत होती है। ठीक है, आए प्रश्न संख्या 30 की बात करते हैं कि रस के अनुसार अपस्मार क्या है? अपस्मार क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। अपस्मार क्या होता है तो आप जानते हैं कि रस का मतलब है, रस का मतलब जो आनंद आप लेते हैं, काव्य में जो आप आनंद की अनुभूति करते हैं वो रस कहलाता है। काव्य में जो आनंद की अनुभूति आप करते हैं वो क्या कहलाता है? वो आपका रस कहलाता है। ऐसे में ध्यान रखिएगा कि रस में क्या मिलता है? रस में आपको विभाव मिलते हैं। क्या मिलते हैं? विभाव मिलते हैं, अनुभव होता है, विभाव अनुभव, और इसके साथ साथ क्या होता है? इसके साथ साथ आपका संचारी भाव होता है। तो विभाव अनुभव संचारी भाव जब मेल खाते हैं आपस में, जब आपस में मेल खाते हैं तो क्या हो जाता है? तब रस की निष्पत्ति हो जाती है। तब क्या हो जाता है? तब रस की निष्पत्ति हो जाती है। और जब रस की निष्पत्ति हो जाए तो ध्यान रखिएगा कि संचारी भाव है, ये संचारी भाव का एक प्रकार है। क्या? अपस्मार जो है संचारी भाव का एक प्रकार है।
जरा मुझे कमेंट करके बताओ कि संचारी भावों की संख्या कितनी है। बताओ जरा कि संचारी भावों की संख्या कितनी है, कितनी संख्या है संचारी भावों की कुल मिलाकर। जरा मुझे कमेंट करके बताओ आप लोग कि संचारी भावों की संख्या कुल मिलाकर कितनी है। ये बात मुझे आप कमेंट करके बताओ कि संचारी भावों की संख्या कुल मिलाकर कितनी है। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत धन्यवाद, आभार। अब मैंने आपसे जाते जाते पूछा कि संचारी भावों की संख्या कितनी है, यह आपको कमेंट करके बताना है। अभी मत बताइए, अभी आप उत्तर मत कीजिए, वीडियो हमारा समाप्त हो जाए तब मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि संचारी भावों की आखिर संख्या कितनी है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस सेशन से मुझे दीजिए अनुमति, मैं इस सेशन को यहां पे समाप्त करता हूं। सभी लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, पढ़ते रहें और आप सभी को विद्या के अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती के पूजन दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। कल बसंत पंचमी का उत्सव मनाया जाएगा पूरे हर्षोल्लास के साथ। सरस्वती जी की जगह जगह पे प्रतिमा स्थापित की जाएगी, उनकी पूजा की जाएगी, आराधना की जाएगी। इसके लिए आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मां सरस्वती आप सभी का कल्याण करें, आप सभी लोग विद्या के क्षेत्र में खूब तरक्की करें और जो आपका लक्ष्य है उसको आप सरलता के साथ प्राप्त करें। फिलहाल आज के सत्र में इतना ही रखते हैं। सभी को नमस्कार।